एलटी उत्तराखंड पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज पर्सनैलिटी का लास्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, अगर हम सबसे पहले बात करें, ये जो परीक्षण है या हम इसे मापन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्रक्षेपी विधि और दूसरा है अप्रक्षेपी विधि। तो देखते हैं, जैसे प्रक्षेपी विधि है, इनको हम परंपरागत विधियां भी या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने इसको देखो 4 टाइप में बांटा है, ठीक है। ये अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे टैट, कैट, आईबीटी और एससीटी, और ये सारे के सारे क्या है, परंपरागत होते हैं। तो पहला हमने देखा प्रक्षेपी विधि, उसके अंदर हमने ये 4 टाइप के टेस्ट देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि के अंदर हम पढ़ेंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषण विधि। अब देखो, अगर बात करें सबसे पहले व्यक्तिनिष्ठ विधि की, तो सबसे पहले इसमें आता है अंतर्दर्शन विधि, फिर आता है प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और फोर्थ आता है इसमें साक्षात्कार विधि। तो ये 4 टाइप की जो होती हैं आप में किसके अंदर आती हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ में आती हैं आपकी बहिर्दर्शन, दूसरा आता है निरीक्षण विधि, तीसरा आता है समाज मिति, चौथा आता है इसमें शारीरिक परीक्षण और पांचवा है मूल्यांकन। तो ये 5 टाइप की किसके अंदर आएंगे, वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर आएंगे। तीसरी की तरफ चलेंगे, ये है मनोविश्लेषण विधि। तो जो मनोविश्लेषण विधि है, इसमें 2 टाइप की चीजें आती हैं। पहला है स्वप्न विश्लेषण विधि और दूसरा है शब्द साहचर्य विधि। तो जैसे एक ब्रॉड उसमें हमने क्लासिफिकेशन इसको कर लिया है, ठीक है, कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके जो परीक्षण हैं या मापन जो हैं वो 2 टाइप में बटे हैं, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, ठीक है। फिर प्रक्षेपी विधि के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो परंपरागत हैं, जो एक तरह से मान्यता प्राप्त होंगी, ठीक है, जैसे टैट, कैट, आईबीटी, एससीटी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो प्रक्षेपी विधि के अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण, ठीक। अब हम इसके अंदर की जो भी टेस्ट हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रक्षेपी विधि की। देखो, जो प्रक्षेपी विधि होती है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो सिगमंड फ्राइड ने किया था। इसे याद रखना कि प्रक्षेपी विधि जो है उसका जो सबसे पहले जो उसका प्रयोग था वो सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसका, अचेतन मन की बात यहाँ पे करते हैं। और ये जो विधि होती है ये व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इन विधियों के द्वारा दिए गए निष्कर्ष जो होंगे, यानी कि जो इनके द्वारा दिए गए जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सत्य होते हैं, ठीक है, उपयोगी होते हैं और वास्तविकता पर वो आधारित होते हैं। और इन विधियों में व्यक्तित्व का मापन करने के लिए विभिन्न चित्रों, आकृतियों, उद्दीपक वस्तुओं, इन सारी चीज़ों को काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो इन ये जो व्यक्तित्व का मापन करना है जब हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग चित्रों का, ठीक है, कोई पिक्चर्स होंगी और कुछ आकृतियाँ होंगी या कुछ उद्दीपक जैसे स्टिमुलस वस्तुएं, क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपका परंपरागत विधियाँ, ठीक है। परंपरागत विधियाँ जो मान्यता प्राप्त है, जो हम अभी कह रहे हैं कि 4 टाइप की हमने जो देखी, टैट, कैट, ठीक है, आईबीटी, सीबीटी, ये तो परंपरागत जो विधि है आपकी ये मान्यता प्राप्त होती है। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टैट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या हम कह सकते हैं कथानक समन्वय लक्षण परीक्षण, ठीक है। तो अब इसमें देखो कुछ कैसे इसकी कहानी एक तरह से शुरू हो रही है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें होते हैं 30 कार्ड्स, ठीक है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका एक तरह से लेक्चर है, ठीक। तो टैट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। 30 कार्ड्स इसमें होते हैं और जिसमें से जो 10 कार्ड होते हैं वो किसके होते हैं, उनमें फीमेल्स बनी हैं, और जो 10 कार्ड होते हैं वो उसमें क्या बने होते हैं, पुरुषों का चित्र बना होता है। अब बाकी बचे हुए जो 10 कार्ड होते हैं उन पर महिला और पुरुष दोनों के एक तरह से चित्र बने होंगे, इनके वो मिक्स होंगे, ठीक है। और जो भी जिस बच्चे पर ये विधि का प्रयोग या लागू करनी होती है उसे सिर्फ हम कितने 20 कार्ड्स दिखाते हैं, और कार्ड दिखाने के बाद बालक को क्या करते हैं, कहानी लिखने को बोलते हैं, और इसको टाइम दिया जाता है, 5 मिनट का टाइम उसको दिया जाता है, ठीक है। अब बच्चे को 10 कार्ड दिए गए, 10 कार्ड फीमेल के थे, 10 कार्ड मेल के थे, और ये 20 कार्ड्स हो गए। और जो बचे हुए 10 कार्ड थे उसमें क्या था, उसमें जो फीमेल और मेल थे उन दोनों के एक तरह से मिक्सचर होंगे, ठीक है। और बच्चे को क्या करा जाता है, 20 कार्ड्स ही दिखाए जाते हैं, और जब वो कार्ड देख लेता है उसको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि आप कोई इसे देख के आप कोई कहानी बनाओ, तो वो कहानी लिखता है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। अब जो भी बच्चा कहानी लिखता है उनमें जो भी वो वर्ड्स का यूज़ करेगा, जो भी वो एक तरह से विचार अपने उसमें देगा, ठीक, जो भी उसके संवेग जो आएंगे, ठीक है, संवेगों की बात वो करेगा, अभिरुचि या अभिवृत्ति को, जिन भी ऐसे वर्ड्स को वो काम में लेके आएगा, तो उसी के अध्ययन, ठीक है, उसी के अध्ययन करके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, उसका व्यक्तित्व कैसा है इसको वो बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये जो परीक्षण होता है ये मेनली 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या उनसे जो अधिक उम्र वाले बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। टैट परीक्षण भारतीयकरण, अब जो टैट परीक्षण है इसका भारतीयकरण जो था वो किसने किया था, उमा चौधरी ने किया था। तो ये था आपका टैट, ठीक है। इसमें 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बालक होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है, और उमा चौधरी जो है उन्होंने इसका भारतीयकरण किया था। देखो नेक्स्ट आते हैं कैट पे। कैट क्या है, इसको बोलते हैं बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, ठीक है, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। और इसको एक तरह से जो दिया है वो लियोपोल्ड ब्लैक ने दिया है, लियोपोल्ड ब्लैक ने। इसमें भी देखो 10 कार्ड हैं जिन पर विदेशी जानवर, 2 विदेशी जानवर हैं उनके चित्र बने हैं। अब इसमें क्या है, विदेशी जानवरों के चित्र बने हैं। जिस बालक पर ये विधि अगर हमें प्रयोग करनी है उसे ये 10 के 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। जैसे कि टैट में था कि उसमें सिर्फ उनको 20 कार्ड्स दिखाए जा रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी 10 कार्ड्स हैं और 10 कार्ड ही बच्चों को दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और वही जब कार्ड दिखा दिए बच्चों को कहानी लिखने को कहा जाता है, और बालक इस कहानी में जिन शब्दों, विचारों, भावनाओं को काम में लेता है उसी का जब उसकी जब स्टडी की जाती है तो मनोवैज्ञानिक उनके एक तरह से क्या है, जो उनकी पर्सनैलिटी है उसकी घोषणा कर देते हैं। और देखो ये जो है ये 3 से 11 वर्ष के बालकों पर अधिक उपयोगी होता है। और इस जो ये परीक्षण है इसका भी भारतीयकरण उमा चौधरी ने ही किया है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो परीक्षण था ये इंडिया में एक तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, क्योंकि देखो उसमें क्या थे, उसमें बने हुए थे विदेशी जानवर, ठीक है, जो कार्ड्स थे उसमें विदेशी जानवर बने हुए थे, और भारतीय बच्चों जो थे जिन पे ये टेस्ट किया जा रहा था उन पे एक तरह से क्या था, इनको, क्योंकि हम इन बच्चों पे लागू करना था। अब क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं उनको फॉरेन के जो भी ऐसे विदेशी जानवर हैं उनके बारे में उनको ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो वो क्या लिख पाएंगे, ठीक है, वो क्या जानकारी, मतलब उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है ही नहीं। तो ये एक तरह से इंडिया में फेल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम स्याही धब्बा परीक्षण में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक हम कह सकते हैं वो है हरमन रोशार। तो हरमन रोशार ने दिया है इसको, याद कर लेना कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया है, हरमन रोशार ने दिया है। देखो इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से जो 5 कार्ड हैं वो होते हैं आपके सफ़ेद और काले, ठीक है। 5 जो होंगे काले या फिर सफ़ेद, और जो 2 होंगे काले वो भूरे या भूरा भूरा या लाल भी हो सकता है, और बचे हुए जो 3 कार्ड होंगे वो अलग अलग कलर्स के होते हैं।
इस परीक्षण में क्या होता है, बच्चे को कार्ड दिखाने के बाद कुछ मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वर्बली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बालक जैसे जैसे उत्तर देगा, अब वो कैसे आंसर्स दे रहा है उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है SCT, जिसको हम बोलते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, ये दिया है पाइनवो टेंडलर ने क्या दिया है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इस परीक्षण में बालक को जो रिक्त स्थान होते हैं उनके आधार पर कहानी, पंक्ति, वाक्य दिए जाते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए बालक को कुछ उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं और बालक जिन शब्दों को काम में लेता है उसी का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज़ें उनको करनी होती है यहाँ पे, और जो भी जिस तरीके का वो एक तरह से क्या करेंगे, आंसर देंगे या जो भी वो शब्द जो भी प्रयोग में लेके आएंगे उनको क्या कहेंगे, उसी के द्वारा हम व्यक्तित्व का एक तरह से उनका निर्धारण कर देते हैं। ठीक, अब ये थी हमारी 4 हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं आधुनिक विधियों पर, लेकिन ये क्या होती हैं, मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, हम जैसे आधुनिक विधियों में हम यहाँ पे कहेंगे जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो है खेल और नाटक विधि। अब देखो, इस विधि में बालक की अचेतन मन की जो भी दमित इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो अंदर दब गई हैं, उनको पूरा करने के लिए उसी अनुसार, ठीक है, उनको उसी तरीके से कार्य करने को या व्यवहार करने को की एक तरह से अनुमति दे दी जाती है। जैसे अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन वो बन नहीं पाया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक तरह से एक एक पूरा एक ऐसा क्रिएट कर दे उसके लिए कि वो एक तरह से क्या हो, उस तरीके का व्यवहार करे कि वो क्रिकेटर है या इस तरीके से कुछ बात होती है, लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं है। जो अभी तक हमने देखा था वो थी प्रक्षेपी विधियाँ। अब हम देखेंगे अप्रक्षेपी विधियाँ। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं जिनमें ये प्रयोग किया जाएगा वो उनके चेतन मन की बात होगी। अभी तक हम प्रक्षेपी में अचेतन मन की बात कर रहे थे। ठीक है, कि उसने किस तरीके से उसने लिख लिया, ठीक, क्या क्या वर्ड्स का यूज़ किया। अब यहाँ पे देखो क्या है, इनमें सबसे पहले तो इसमें चेतन मन की बात होती है। ठीक है, पहला इसमें आता है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ की अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहले हमने देखा था अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये हैं विलियम वुंट और इनके जो सहयोगी हैं वो हैं टिचनर। ठीक है, विलियम वुंट और टिचनर। अंतर्दर्शन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है अंदर की ओर झांकना। ठीक है, मतलब एक तरह से अपने आप को देखना, या हम कह सकते हैं इसको इनसाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंदर की ओर देखना या अपने अंदर की ओर झांकना हम किसको बोल रहे हैं, अंतर्दर्शन को कह रहे हैं, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है। तो यह मनोविज्ञान की अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, बहुत ही पुरानी और सबसे प्राचीन विधि किसकी, मनोविज्ञान के अध्ययन की। लेकिन क्या है, आजकल वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि होता क्या है, इसके द्वारा प्रयोग किए गए जो निष्कर्ष होंगे वो सही व उपयोगी नहीं होते हैं और जो वैधता, विश्वसनीयता भी नहीं पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो है तो ये सबसे प्राचीन, लेकिन आजकल के युग में या वर्तमान मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। अतः इसे बिना मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो हमने इसको क्या कह दिया, बिना मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, व्यक्ति जो भी इंसान होगा वो अपने, क्योंकि अंतर्दर्शन की बात है तो वो स्वयं भी कोई चीज़ कैसी परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो वैसे भी समझ सकता है। तो व्यक्ति जो है वो स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट आती है व्यक्ति इतिहास विधि। देखो, व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन ने दी है। ठीक है, इसी को ही हम जीवन गाथा विधि या केस स्टडी मेथड, ठीक है, ये केस स्टडी मेथड डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो टाइडमैन है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, आपके जो व्यक्ति इतिहास विधि है उसी को हम कह रहे हैं केस स्टडी मेथड। इस विधि में क्या होता है, जो असामान्य बालक होते हैं उनके व्यवहार का पता लगाने की ये सबसे अच्छी एक तरह से विधि है। ठीक है,
और यह विधि व्यक्तिगत गुण दोषों का पता लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। मतलब ये किसी का पर्सनली या इंडिविजुअली किसी के गुण दोष कैसे हैं वो पता लगाने का तरीका होता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नावली विधि। देखो प्रश्नावली विधि की अगर हम बात करें तो इसी को हम कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है एक बारी कि कागज पेंसिल विधि किसको कहते हैं, प्रश्नावली विधि को। और किसने दी थी, ये दी थी आपकी वुडवर्थ ने, ठीक है। किसने दी थी, वुडवर्थ ने, ठीक है, वुडवर्थ ने ये दी है। अब अगर हम बात करें प्रश्नावली के प्रकार की तो वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने इसको देखो 4 टाइप में बांटा है। फर्स्ट है बंद, दूसरी है खुली, तीसरी है चित्रित और चौथी है मिश्रित। तो अगर हम इसमें बात कर लें कि बंद कैसी है, देखो बंद क्या है, बंद क्वेश्चंस या जो प्रश्नावली है वो इस तरीके की है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो सही या गलत होंगे, या हाँ या ना में आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स जो होते हैं या राइट रॉन्ग टिक मार्क लगा दोगे। तो ये सब किस में आते हैं, बंद में। सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ एक तरह से सिर्फ एक वर्ड में आप या टिक करके ऐसे आप आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट होती है खुली। खुली टाइप में क्या होता है, आप प्रॉपर प्रश्नों का आंसर लिखते हो, ठीक है, जब लिख के आप लोग दे रहे हो। उसके बाद आता है चित्रित। चित्रित में क्या है, छोटे वो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए एक तरह से ये है जिसमें बच्चे को विभिन्न चित्र, आकृति, वस्तुओं के माध्यम से उत्तर देने को, मतलब उत्तर उनको देने होते हैं, तथा बुद्धि की समानता व असमानता के आधार पर क्या करना होता है, बालक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बाद में, ठीक है। तो ये चित्रित से समझ में आ रहा है कि बच्चों को क्या दिखाया जाएगा, एक तरह से चित्र दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है मिश्रित। ये तीनों का मिला जुला रूप है, ठीक। जब तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को एक ही प्रश्नावली में शामिल हम कर देंगे तो उसको हम मिश्रित प्रश्नावली कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन तीनों का एक तरह से क्या है, मिश्रित रूप है। नेक्स्ट पे आते हैं साक्षात्कार विधि, ठीक है। देखो साक्षात्कार से हमें समझ में आ रहा है इंटरव्यू, ठीक। तो साक्षात्कार सर्वप्रथम जो प्रयोग था इसका 1909 में किया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। तो 1909 में इसको सबसे पहले कहाँ, इंग्लैंड में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य मेनली क्या था, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती करना इनका मुख्य उद्देश्य था। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, ठीक है, कि कोई मतलब एक मीनिंगफुल एक तरह से क्या हो, आपकी वार्तालाप या डिस्कशन हो। अर्थात जब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर जो भी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, एक तरह से साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार विधि में क्या होगा, जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, ठीक है, जैसे कि शारीरिक जो उसकी बनावट होगी या जो संरचना होगी, विषय वस्तु का ज्ञान, मानसिक स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है, संवेगात्मक स्तर क्या है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देख के वो अगर जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या करे, किसी के व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की अगर वो क्या कर दे, घोषणा कर देता है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे साक्षात्कार विधि कह रहे हैं। नेक्स्ट आती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि। अब देखो वस्तुनिष्ठ विधि में बहिर्दर्शन विधि आती है, ठीक है। हमने जो अलग अलग पार्ट्स में बांटा था उसका नेक्स्ट है ये बहिर्दर्शन विधि। वस्तुनिष्ठ विधियां, और जिसके अंदर पहला आता है बहिर्दर्शन विधि। किसने दिया है, वॉटसन ने दिया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक बालक को सूचित करके या तो वो उसको बता सकता है और या फिर उसको नहीं भी बताए और उसके व्यवहार का वो अध्ययन करे या उसका जो कार्य है उसका अध्ययन करे, ठीक है। तो इसको हम बहिर्दर्शन विधि कह रहे हैं। और वॉटसन ने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है औपचारिक, मतलब डायरेक्ट बहिर्दर्शन, आप डायरेक्ट देख के बता लो। एक है अनौपचारिक, ठीक है, मतलब अनौपचारिक डायरेक्ट ना हो, ठीक है। तीसरा आता है आकस्मिक बहिर्दर्शन, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। एक तरह से बहुत ही एकदम अचानक से उससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, या तो वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देगा हमें उसी टाइम, एट अ टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सबसे अच्छा। और फिर होता है व्यवस्थित बहिर्दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट आती है निरीक्षण विधि, इसका जो सेकंड पार्ट है। निरीक्षण विधि दी है मे व हर्टशॉन ने।
इसे कार्यात्मक विधि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कार्यात्मक विधि कहा जाता है। और इस विधि में जो मनोवैज्ञानिक है वो बालक को बिना सूचित किए बालक के व्यवहार का और कार्य का क्या कर लेगा? अध्ययन करेगा। तो इसको एक तरह से, क्योंकि बता नहीं रहा है, बिना सूचित करे ही है वो सीधे, तो इसको हम जासूसी विधि भी कहते हैं। तो जासूसी विधि किसको कहा जाता है? तो निरीक्षण विधि को कहा जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है, दिए गए जो भी निष्कर्ष होते हैं वो सत्य पर आधारित होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष सत्य पर आधारित होते हैं। और ये जो विधि होती है ये बहिर्दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट आती है समाज मिति विधि। देखो, समाज मिति विधि में क्या है, ये दिया है जेएल मुनरो ने। अब समाज से रिलेटेड है। समाज मिति में क्या होगा कि इस विधि में एक साथ जो भी सामाजिक संरचना है, सामाजिक समूह है, या सामाजिक क्रियाकलाप कैसे हो रहे हैं, ठीक है, सामाजिक प्रकृति, सामाजिक संगठन, ये सारे के सारे आदि सभी का अध्ययन किया जा सकता है। और इन सभी के लिए यह सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। ठीक है, सबसे उपयोगी विधि इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें शारीरिक विधि, शेल्डन और क्रेशमर ने दी है। और शारीरिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या है, आप जो व्यक्तित्व एक तरह से बताओगे वो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक संरचना या फिर उसकी कार्य क्षमता को साथ में जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, उसको इस तरीके से उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आती है मनोविश्लेषण विधियां। देखो, सिगमंड फ्राइड ने दी है, ये तो बार बार आ रहा है। ठीक है, मनोविश्लेषण जहाँ पे भी आए सिगमंड फ्राइड है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने दो पार्ट्स में उसको बांटा है, ये है आपके स्वप्न विश्लेषण और दूसरा है शब्द साहचर्य। अब स्वप्न विश्लेषण जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ ड्रीम से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस विधि में व्यक्ति को जो भी सपने दिखाई देते हैं उन सपनों को व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप में जो मनोवैज्ञानिक होता है उसको बताता है, और उन्हीं के अनुसार मनोवैज्ञानिक उसके व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। मतलब जो ड्रीम्स में जो भी जिस व्यक्ति पे ये किया जा रहा है, अगर उसने कोई ड्रीम देखा है और उसके बाद क्या है, उससे जो मनोवैज्ञानिक है वो पूछेगा, या वो लिखित में पूछेगा या फिर वो मौखिक में पूछेगा, और जिस तरीके की उसकी प्रक्रिया आएगी, जिस प्रकार के उसने वर्ड्स यूज़ किए होंगे, उसी को ही हम क्या कहेंगे, स्वप्न विश्लेषण विधि कहेंगे। स्वप्न विश्लेषण विधि जो है ये व्यक्ति के अर्ध चेतन मन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अर्ध चेतन मन का अध्ययन इसमें किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है आपका वो है शब्द साहचर्य, जो कि गाल्टन ने दिया है। इस विधि में गाल्टन ने लगभग 50 से 100 उद्दीपक शब्दों यानी कि स्टिमुलस शब्दों का प्रयोग उसने किया था, या उनको काम में लेके आए थे। और इन शब्दों की प्रतिक्रिया के रूप में जो बालक जिन शब्दों को काम में लिया बच्चे ने, ठीक है, इनमें से मतलब 50 से 100 उद्दीपक वर्ड्स उन्होंने दिए होंगे, और जिस भी बच्चे ने किस किस प्रकार के वर्ड्स उसमें से चूज करें, उन्हीं के आधार पर बालक के व्यक्तित्व की घोषणा उन्होंने कर दी थी। तो ये था आपका मनोविश्लेषण, जो कि दो टाइप में बटा है, एक है स्वप्न साहचर्य और दूसरा है शब्द साहचर्य। ठीक है, जिसमें एक में हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं और दूसरे में हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये था आपका पूरा पर्सनैलिटी का लेक्चर। होप सो कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आए हों, और क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में हैं, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट जो हैं उनको आप एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।